फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राष्ट्रपति की तानाशाही है और दुनिया का पुलिसमैन बनने की कोशिश है। एक नया पुलिसिंग वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिख रहा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप की वो दुनिया है जिसमें संवाद नहीं, सिर्फ दादागिरी है। बिना बातचीत, बिना वारंट, बिना अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठाया, वो ट्रंप की नई किडनैप नीति है। यह ट्रंप का वो कूटनीति का मॉडल है जिसमें राजदूतों की जगह कमांडोज ने ले ली है। 3 दिन पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ जो किया वो कल्पना से परे है, लेकिन कल रात वेनेजुएला फिर से थर्रा गया। कल वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आधी रात को सड़कों पर टैंक उतारे गए, आसमान में फाइटर जेट दिखाई दिए, संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन पर फायरिंग की। प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास गन फायर हुआ। लगातार 30 मिनट तक नॉनस्टॉप गोलियां बरसाई गईं। काराकास में सरकारी दफ्तरों को खाली कराया गया, मंत्रालय की इमारतों से अधिकारियों को निकाला गया। 3 दिन पहले ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था, लेकिन कल रात वेनेजुएला फिर दहल गया। अमेरिका ने दावा किया कि वो इसमें शामिल नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने जंग की जगह कूटनीति और संवाद पर जोर देना शुरू कर दिया, लेकिन इस कूटनीति को ट्रंप ने अपनी ताकत के दंभ से कुचल दिया। संवाद को ट्रंप ने अपनी दादागिरी से दबा दिया। यूनाइटेड नेशंस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जैसी संस्थाएं ट्रंप के आगे मजबूर दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरी तरह डिसऑर्डर्ड दिखाई दे रहा है। यह डोनाल्ड ट्रंप की किडनैप कूटनीति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रंप की किडनैप कूटनीति का एक अपना अनोखा मॉडल है। ट्रंप की इस किडनैप कूटनीति में शब्द नहीं, हथियार बोलते हैं। इस किडनैप कूटनीति में हाथ नहीं मिलाए जाते, सीधे हथकड़ियां बनाई जाती हैं। इसमें कोई शिखर सम्मेलन नहीं होता है, सीधे सैनिक भेजे जाते हैं। इसमें कोई साझा बयान जारी नहीं होता है, सीधे धमकी दी जाती है। इसमें फाइलें शेयर नहीं होती हैं। एक देश दूसरे देश पर बम और मिसाइल बरसाता है। ट्रंप की किडनैप कूटनीति में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, सीधे ऑर्डर पास होता है। इसमें 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें नहीं आती हैं, जबकि कैद में दूसरे देश के राष्ट्रपति की तस्वीरें और वीडियो जारी होते हैं। ट्रंप की एक किडनैप कूटनीति छोटे देशों के लिए चेतावनी है कि अगर तुम झुकोगे नहीं तो तुम्हारे नेता उठा लिए जाएंगे। आज मादुरो हैं, कल कोई और होगा, और आज लैटिन अमेरिका, कल अफ्रीका, परसों दुनिया का कोई और देश। ट्रंप की किडनैप कूटनीति के अगले टारगेट पर कौन कौन से देश हैं, ये रिपोर्ट में देखिए। मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप की कैद में हैं, लेकिन ट्रंप को चिढ़ाने वालों की लिस्ट में कई और नाम हैं। ये हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। इन्होंने ट्रंप को खुलेआम धमकी दी। गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि कायर ट्रंप, मुझे पकड़ने आओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। वेनेजुएला में ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने गुस्तावो पेट्रो को अपनी जान बचाने की चेतावनी देते हुए उन्हें बीमार आदमी बताया था। ट्रंप वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कोलंबिया में भी चला सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें क्यूबा की सरकार गिरते हुए दिख रही है। यानी साफ है, वेनेजुएला पर ट्रंप के तूफानी एक्शन के बाद कोलंबिया और क्यूबा को भी हमले का डर सता रहा है। वैसे वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद ब्रिटेन की संसद में भी सवाल उठे। ब्रिटेन की सांसद ज़ारा सुल्ताना ने विदेश मंत्री से पूछा कि अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घरेलू कानूनों को तोड़ेंगे तो क्या ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी आधी रात को उठवा लेंगे? पर ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि निकोलस मादुरो पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मादुरो ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया था। वैसे ट्रंप के एक्शन का डर दुनिया के कुछ और देशों को भी है। ट्रंप ने जिस तरह पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है, उससे भी यूरोपीय देशों में खलबली मची हुई है। आज फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ट्रंप के खिलाफ संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों और डेनमार्क का है, जिसे उनसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी इतना साफ है कि ट्रंप के वेनेजुएला पर एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हर देश डरा हुआ है कि कहीं ट्रंप आधी रात को सेना भेजकर उनके देश पर हमला ना कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अगली खबर और चिंताजनक है।
क्योंकि देखिए वेनेजुएला में जो हुआ उसका एक मॉडल है, ईरान में जो हो रहा है उसका एक अलग मॉडल है, लेकिन एंड रिजल्ट एक ही हो सकता है क्या? वहां से मादुरो आउट, यहां से खमनेई आउट। ईरान की फिक्र, क्या अमेरिका वेनेजुएला की तरह तेहरान में भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप खमनेई के खिलाफ एक बार फिर एक्टिव हो गए। ये वो ट्रंप है जिन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि अगर वहां के प्रदर्शनकारियों को कुछ हुआ तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगली कहानी देखिए और ये तस्वीर देखिए। कल एयरफोर्स वन में जाते समय अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो एक जमाने में इनके धुर विरोधी हुआ करते थे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर पलट गए, लिंडसे ग्राहम ने उन्हें एक कैप गिफ्ट की। जानते हैं उस पर क्या लिखा है? उस कैप पर लिखा है मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब ये फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? लेकिन मैसेजिंग समझिए। ये खास तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ग्लोबल एक्सपर्ट ट्रंप के खतरनाक इरादे को इस कैप से डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए, ये कैप लिंडसे ग्राहम ने इन्हें दी है, वो लिंडसे ग्राहम जिनका माइंडसेट था वेनेजुएला में ये सारी काम करवाने का। ही इज द मैन बिहाइंड एंड द ब्रेन बिहाइंड जो वेनेजुएला में हुआ, ये कहा जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से। खैर, ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। अब वो मेक ईरान ग्रेट अगेन के को क्यों कह रहे हैं? क्या ट्रंप दुनिया के इकलौते शिया मुल्क में कुछ बड़ा करने वाले? CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार ईरान में 90% मुसलमान शिया हैं, जबकि 10% ही सुन्नी मुसलमान हैं। तो क्या ट्रंप इस शिया मुल्क में सत्ता पलट का ख्वाब देख रहे हैं? बड़ी बात क्या है, खमनेई आए ही थे अमेरिका प्रेमी शासक का विरोध करके ईरान में। सोचिए, अगली खबर खमनेई के लिए फिक्र बढ़ाने वाली है। ये ईरान में जनता का सत्ता विरोधी आक्रोश है। नया हमला IRGC के मुख्यालय पर हुआ। तेहरान और मशाद में IRGC के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। प्रदर्शनकारियों ने IRGC मुख्यालय में आग लगा दी। ईरान के इस्फहान में भी हालात बेकाबू दिखे। विद्रोह की आग में ये शहर भी जल उठा। प्रदर्शनकारी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से भिड़ गए। IRGC गार्ड्स ने उन पर फायरिंग की। उधर IRGC के बासिज फोर्स की बस में धमाका हो गया। ये ब्लास्ट दक्षिणी तेहरान के नाजियाबाद में हुआ। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की गाड़ी में आग लग गई। ईरान में पिछले एक हफ्ते से यही स्थिति है। वहां सिर्फ अशांति है। नया साल लगते ही ईरान की जनता सड़कों पर आ गई थी। सत्ता विरोधी प्रदर्शन होने लगे थे। हिंसक झड़पों में कई प्रदर्शनकारी मारे गए। ये सिलसिला आज भी जारी है। इस बीच ईरान के शासन को डर है कि वेनेजुएला के बाद ईरान के अंदर भी अमेरिका का ऑपरेशन हो सकता है। ईरान में अधिकारियों को वेनेजुएला के स्टाइल में हमले का डर सता रहा है। अमेरिका इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। विद्रोह के बीच तेहरान के सियासी गलियारे में सीमित विकल्प और बड़े जोखिम की चर्चा तेज है। ईरान में यह डर क्यों बढ़ रहा है, इसे कुछ समय पहले नेतन्याहू के एक बयान से समझा जा सकता है। नेतन्याहू उस समय संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने पहुंचे थे और मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया था। उन्हें एक दिन पहले भी कहा है कि ईरान को मिसाइल ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान को इसी वजह से शक है कि वहां जिस तरह तेजी से हालात बिगड़े हैं, उसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ हो सकता है। दिलचस्प यह है कि ईरान की इसी शंका के बीच अब ट्रंप भी मेक ईरान ग्रेट अगेन की बातें कर रहे हैं। उनके हाथ में मेक ईरान ग्रेट अगेन वाली ये कैप बड़े इशारे दे रही है। एयरफोर्स वन में जाते समय उन्हें ये कैप अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने गिफ्ट की थी। सवाल यह है कि ट्रंप ईरान पर क्या कड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जब ईरान के 70 से ज्यादा शहरों में सत्ता के खिलाफ विद्रोह हो रहा है और ट्रंप अमेरिका से दुनिया को ये कैप दिखा रहे हैं, तब दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका लगातार निगरानी रख रहा है। ईरान के पास चौथे दिन भी अमेरिकी नेवी की मूवमेंट देखी गई है। P-8A पोसाइडन विमान से हॉर्मुज स्ट्रेट की स्कैनिंग की जा रही है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में डेल्टा फोर्स और स्पेशल एविएशन रेजिमेंट की तैनाती की गई है।
वही डेल्टा फोर्स जिसके जवानों ने वेनेजुएला से मादुरो को आधी रात उनके घर से उठा लिया था। खामनेई ये सब गतिविधियां और ट्रंप की आक्रामकता को देखकर फिक्रमंद है। ईरान में तख्ता पलट की आशंका के बीच सैन्य तैयारी तेज की गई है। ईरान ने रस्ताखिस ईएमपी मिसाइल का टेस्ट किया है। रूस से इस्कंदर मिसाइल भी मिलने का दावा है, लेकिन ऐसे ही दावे तो मादुरो भी करते थे और ट्रंप की हठ धर्मिता से उनका हश्र दुनिया ने चंद रोज पहले ही देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश और बात करते हैं सियासत के नए रोलर कोस्टर संभल की। वो संभल जो पिछले एक साल से किसी न किसी वजह से सुर्खियों में है। कभी दंगे, कभी पथराव, कभी अवैध मस्जिद, तो कभी अतिक्रमण पर पुलिस और दंगाइयों का टकराव। ऐसी कई घटनाओं से संभल आज तक चर्चा में है। इसीलिए इसे यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले की सियासी प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। अब जरा इत्तेफाक देखिए, उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत भी संभल की उस खबर से हुई जिसमें बुलडोजर एक्शन है, जिसकी कंपन लखनऊ से दिल्ली तक महसूस हो रही है। चुन चुनकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। 4 जनवरी को 2 अवैध मस्जिद और 1 मदरसा गिराया गया। 5 जनवरी को अवैध बिजली घर और बिजली चोरी के लगभग 100 मामले पकड़े गए और तीसरे दिन यानी आज मकानों के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरजते दिखे। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास अवैध बिजली घर पकड़े जाने का दावा है। ये वही सांसद हैं जिन पर पिछले साल बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। खैर, अब आज के बुलडोजर एपिसोड पर आते हैं। आज संभल के राया बुजुर्ग गांव में प्रशासन ने तालाब की सरकारी जमीन पर बने 3 मकानों को मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन का दावा है 1 साल से नोटिस देने के बावजूद कानून का मजाक बनाया गया। कोर्ट में भी मामला नहीं टिका, लेकिन अवैध कब्जेदार इन घरों में टिके रहे। इसीलिए आज इन मकानों को समतल कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन के एक्शन से पहले कुछ लोगों ने खुद ही घरों को हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया था। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि 55 साल से वो यहां पर हैं, जबकि सरकारी नोटिस 2 दिन पहले मिला है। अब कहां जाएं? संभल में बुलडोजर एक्शन के दौरान हमारी टीम वहां पर मौजूद थी। ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट देखें आप। अवैध अतिक्रमण को लेकर के संभल प्रशासन सख्त है। आज राया बुजुर्ग में जो 880 वर्ग मीटर की जमीन है, जो कि तालाब की सरकारी जमीन है, उस पर ये 3 बड़े मकान बने हुए थे और आप देखेंगे कि एक एक करके इन तीनों मकानों को इसी तरीके से बुलडोजर के जरिए अब जमींदोज किया जा रहा है। नोटिस, हाँ, परसों नोटिस आया था सर। अब परसों से ठंड का समय है, अब हम कहीं ज़मीन लेंगे, कहीं व्यवस्था बनाएंगे, जब भी तो शिफ्ट होंगे। अब कहाँ जाएं भैया, हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि क्या नाम है, हमें समय दो, खाली करके हम आपकी भूमि दे देंगे। इन लोगों को तकरीबन 1 वर्ष हो गया जिसमें इनको नोटिस दिया गया था और निशान लगाए गए थे, डिमार्केशन किया गया था कि ये अवैध है, इसको आप हटा लीजिए। इनके द्वारा नहीं हटाया गया। उसी क्रम में आज नियमानुरूप से जो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ये तालाब की लैंड है 880 वर्ग मीटर। उस पर तहसीलदार कोर्ट, हमारे पूर्व तहसीलदार साहब के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद अपीलेट कोर्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया और इनको जब कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिली तो आज ये कब्जा, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके द्वारा खुद भी हटाया जा रहा है। तो आप लोगों ने इनको घर खाली करने का भी नोटिस दिया था? ये लगातार 1 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई ये पहली बार थोड़े हो रहा है। इनको लगातार सूचना दी गई है। प्रशासन के एक्शन और सियासी हंगामे के बीच संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ममलूक और रहमान बहुत ढूंढकर संभल में अयोध्या वाला एंगल ले आए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के पास अब यूपी में अयोध्या जैसा कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो संभल को ही अयोध्या बनाने में जुट गई है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इंटरेस्टिंग। नोट करने वाली बात यह है कि संभल में एक्शन तो अवैध कब्जे पर हो रहा है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति भी ट्रेंड कर रही है।
विपक्ष का दावा है कि संभल में चुन चुनकर मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। वहीं सरकार का तर्क है कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ है। इसमें मजहबी एंगल ढूंढना ठीक नहीं। कोई जोर जबरदस्ती या अनैतिक रूप से अवैध रूप से कोई कार्रवाई नहीं चल रही है और न चलेगी, लेकिन जो कानूनी तरीके से अवैध काम, अवैध कब्जे, अवैध चीजें हैं उनको निश्चित रूप से कानूनी तरीके से वैध करने का काम किया जा रहा है। और संभल में तो जो कुछ भी हो रहा है वो ऐतिहासिक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत और बंटवारा करके सत्ता हासिल करना चाहती है और जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आया था, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देश की संविधान में, न्यायपालिका में विश्वास और भरोसा नहीं है, इसलिए लगातार बुलडोजर का एक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वायलेशन के साथ लगातार जारी है। अब संभल को लोग भूल गए थे, संभल का जिक्र, उसकी चर्चा खत्म हो गई थी। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। ये सांप्रदायिक मुद्दे हैं, सांप्रदायिक मुद्दों को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहिए। मुद्दों को उजागर करने से फिरका परस्तियत बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़ता है। अब अगली खबर एक खबर ही नहीं है, एक बहुत बड़ी चिंता है। सोचिए ज़रा क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम आपको जेएनयू कैंपस लेकर चलते हैं। वैसे दिल्ली में काफ़ी ठंड है, लेकिन इस ठंड में कुछ नारों ने यहाँ के राजनीतिक मौसम में इतनी गर्माहट ला दी है कि आरोपों और बचाव का सूचकांक तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की हत्या और कब्र खोदने वाले नारे लगाए जा सकते हैं? मैं फिर से यह सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की हत्या और कब्र खोदने वाले नारे लगाए जा सकते हैं? जिस यूनिवर्सिटी में समाज को चलाने वाले सूत्र गढ़े जाते हैं, वहां खड़े होकर किसी की कब्र खुदेगी जैसे नारेबाजी कैसे हो सकती है? जिस यूनिवर्सिटी से इस देश के फॉरेन मिनिस्टर हो, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर हो, यह उस यूनिवर्सिटी का हाल है। जिस यूनिवर्सिटी में भाषा की पढ़ाई के उच्च मानक स्थापित किए जाते हैं, क्या वहां खड़े होकर किसी के लिए कब्र खुदने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? जो यूनिवर्सिटी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, जिनकी सहिष्णुता और विजन की दुनिया में चर्चा होती थी, वहां पर देश के मौजूदा पीएम के लिए ऐसी आपत्तिजनक नारेबाजी कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे नारे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है? दरअसल इस बार मामला दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात हुई नारेबाजी से जुड़ा है, जहां कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। इन नारों का एक छोटा सा वीडियो काफी वायरल है, जिसमें कुछ छात्र पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौत की कामना कर रहे हैं। और ये वो जेएनयू की धरती पर ऐसा होने की इच्छा जता रहे हैं। एक बार सुनिए, जिन छात्रों को देश का भविष्य माना जाता है, उनकी नारेबाजी की डिक्शनरी कैसी है, वो क्या नारे लगा रहे हैं। दरअसल मामले की शुरुआत कल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से हुई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और एक दूसरे छात्र शर्जिल इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों आरोपी पिछले करीब 5 वर्षों से देशद्रोह के अलग अलग धाराओं में जेल में बंद हैं। कल की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शाम में छात्रों ने जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं। सवाल यह भी है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जमानत नहीं देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें प्रधानमंत्री की मौत के नारे लगाने का क्या मतलब है? नारे लगाना गलत नहीं है, लेकिन नारे हिंसक नहीं होने चाहिए, नफरत बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए।
नारे ऐसे होने चाहिए जिनमें भविष्य की संभावना हो, ना कि किसी हत्या की कामना हो। अब इस मामले में राजनीति हो रही है। बीजेपी काफी गुस्से में है। बीजेपी का कहना है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद शर्जिल के समर्थन में हुआ है। यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है। जबकि कांग्रेस का तर्क है यह गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। एक बार सुनिए कौन क्या कह रहा है। अब ये इंडिया अलायंस के लोग इस प्रकार का व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान देते हैं उसका हर बार उनको भुगतान मिला है। छात्रों ने हर जगह सब क्रोध, रोष, गुस्सा प्रकट करने के लिए नारे तो लगाते हैं। नारे लगाना छात्र समाज की एक हिस्सा होते हैं। फिर भी वहाँ तो प्रशासन है, वो देखेंगे। ये अनुशासित चीज थोड़ी है। जो बोलता है ये अनुशासित तो हुआ नहीं। बोलना चाहिए किसी को, जो प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री हो ऐसे बोलिएगा, तो अच्छी बात तो थोड़ी। जाहिर तौर पर इस तरह के नारों की एक सभ्य लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। जिस तरीके से जेएनयू में स्टूडेंट लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग नासमझ हैं, उनको समझ नहीं है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके के कृत्य जेएनयू के अंदर रात को किए गए हैं, वामपंथी छात्र संगठन इसमें सारे शामिल थे, तो उसके खिलाफ हमने जेएनयू प्रशासन को उस जो जितनी भी एंटी नेशनल गतिविधियां उससे अवगत करवाने का काम किया है और उनकी तरफ से एक सर्कुलर भी आया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले की जानकारी जेएनयू प्रशासन को एबीवीपी ने दी है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। एबीवीपी का कहना है कि जेएनयू कैंपस में लगातार इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, जिससे कैंपस की जो अपनी गरिमा है, विश्वसनीयता है, वो सवालों के घेरे में आती है। वैसे नारेबाजी के कोर्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्रों के लिए एक बुरी खबर है। जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शिकायत में कहा गया था कि विश्वविद्यालय पढ़ाई और नए विचार का स्थान होते हैं, नफरत फैलाने का अड्डा नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन उसके नाम पर हिंसा, कानून तोड़ना या देश विरोधी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। अगर आप भी इस राज्य के निवासी हैं तो अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो इसकी प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि किस शहर में कितने वोटर के नाम काटे गए हैं। लेकिन सबसे पहले एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट की बड़ी बात है। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। अब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता रह गए हैं। मतलब 2 करोड़ 89 लाख नाम काटे गए हैं, यानी लगभग 18% नाम हट गए। इनमें 46 लाख 23 हजार वोटर अब दुनिया में नहीं हैं। 2 करोड़ 17 लाख लोग किसी अन्य जगह या तो शिफ्ट कर गए हैं या अनुपस्थित रहे, जबकि 25 लाख 47 हजार डुप्लीकेट वोटर मिले। इस लिस्ट के आधार पर आप कह सकते हैं कि यूपी में हर 5वां वोटर लिस्ट से फिलहाल बाहर हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 18.7% लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जिन लोगों के नाम नहीं है वो 6 फरवरी या फॉर्म 6 फरवरी तक फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने और क्या क्या बताया वो भी सुनिए। 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12 करोड़ 55 लाख। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70% 18.70% है। अब ध्यान से देखिएगा हमारी ये पूरी खबर को। आपने उत्तर प्रदेश की लिस्ट देख ली, लेकिन फिक्र के दर्शकों के लिए हमने उन शहरों की एक लिस्ट बनाई है
जहां रिकॉर्ड नाम कटे हैं। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो हमारी लिस्ट को गौर से देख लीजिए और तुरंत जो हमने आपको बताया वो फॉर्मूला, वो प्रोसीजर अपनाइए, नोट करिए। हमारी 9 शहरों की लिस्ट में पहला नाम यूपी की राजधानी लखनऊ का है। 12 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं चुनाव आयोग की लिस्ट में, लखनऊ टॉप पर है। यह आंकड़ा हैरान करने वाला है। इसके बाद अगला नंबर प्रयागराज का है, जहां 11.5 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। तीसरे नंबर पर कानपुर है, यहां 9 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक दिल्ली के पास गाजियाबाद में 8 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। मेरठ में भी 6.5 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कट गए हैं। गोरखपुर में भी लगभग इतने ही नाम काटे गए हैं। वाराणसी में 5.5 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, जहां पर हमारा स्टूडियो है, जिसे ज्यादातर लोग नोएडा के नाम से भी जानते हैं, वहां लगभग 4.5 लाख नाम काटे गए हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में 3,37,000 लोगों के नाम हटाए गए हैं। यूपी में एसआईआर की जिलावार रिपोर्ट यह बताती है कि बड़े शहर जरा पीछे रह गए। हो सकता है आप में से कई लोगों ने फॉर्म जमा ना करवाया। उसके लिए 6 फरवरी तक मौका है। अब सवाल है कि जो नाम काटे गए हैं वो किसके वोटर हैं? जो नाम काटे गए हैं उससे किस दल को नुकसान हो सकता है? खैर, इसका जवाब भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर राजनीति कैसे शुरू हो गई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि 2 करोड़ लोग जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए और शिफ्टेड कैटेगरी में उनके नाम कटे हैं, पर मैंने तो सारे फॉर्म जमा किए थे। जितने चुनाव आयोग की शर्तें सारी पूरी करते हैं। 2003 की लिस्ट में भी नाम है हमारा, मेरे पेरेंट्स का भी नाम है, पिछले चुनाव में भी हमने वोट दिया है। तो सारे शर्तें पूरी होने के बाद, सारे कागज भरने के बाद भी नाम कटा है। हमें ज्यादा उम्मीद यही है कि पीडीए और मुसलमानों के नाम हटे होंगे और बाकी लोगों के उसमें महफूज होंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि 4 करोड़ लोगों के नाम हट रहे हैं जो वो हमारे विरोधी नहीं है, तो जाहिर है वो थोड़ी हटे होंगे। जो हटे होंगे वो अपोजिशन वाले ही हटे होंगे। वो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, तो इसके वजह से उनको भय है कि 27 भी हारना है, तो कुछ ना कुछ बोलते रहे। इस तरह से कत्लेआम हुआ है लोकतंत्र का। कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, जाना तय है। देखिए, चाहे जितना समय लेना है ले ले, पर फैक्ट तो ये है कि असली वोट चोरी की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। तो ये वोट चोरी, ये खानदानी वोट चोर है, पर अब जब इलेक्शन ट्रांसपेरेंटली और इंडिपेंडेंटली होता है तो ये गलत आरोप लगाते हैं। वैसे एसआईआर पर राजनीतिक लड़ाई में एक क्रिकेटर की गूंज भी सुनाई दे रही है। नाम है मोहम्मद शमी, जिन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। अच्छा, अब वजह क्या है, ध्यान से देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ियां मिली हैं, इसीलिए दोनों को बुलाया गया। शमी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 93 में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है। ये इलाका रास बिहारी विधानसभा सीट के तहत आता है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में शमी ने यूपी के अमरोहा में अपने गांव में वोटिंग की थी, यानी उनका नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। हालांकि इस मामले में शमी या चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह शमी की चर्चा है। यूपी की तरह बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। फिक्र में अगली खबर की शुरुआत एक वीडियो के साथ करते हैं। पाकिस्तान एक देश के तौर पर कितना नाकाम हो चुका है हम सब जानते हैं, लेकिन एक और सबूत, पाकिस्तान का भविष्य क्या होने वाला है, इसका एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। जिस देश में बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, ग्रेनेड थमाए जा रहे हो, जहां स्कूलों में विज्ञान नहीं, शहादत का पाठ पढ़ाया जा रहा हो, जहां मासूम दिमागों में सपने नहीं, नफरत और मौत भरी जा रही हो, आप कल्पना कर सकते हैं आखिर वो देश किस दिशा में जा रहा है। ये किसी एक संगठन की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान नाम के राष्ट्र की सड़ती हुई सच्चाई है, जहां से कसाब निकला, जहां बच्चों को सीने पर ग्रेनेड लगाकर फटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के कौन से आतंकी संगठन है जहां बच्चों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये रिपोर्ट जरूर देखिए आप। ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप का वीडियो है, जहां सामने काले कपड़ों में आतंकियों का कमांडर खड़ा है और उसके दोनों तरफ लाइन में कई बच्चे खड़े हैं।
बैकग्राउंड में भड़काने वाला भाषण चल रहा है जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को आतंकी बनने का कोर्स करने के बाद उन्हें शाबाशी दी जा रही है। ये 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं। इन बच्चों को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था या फिर शायद खिलाड़ी बनना था, लेकिन जैश ने इन्हें चलते फिरते हथियार बना दिया है। ये बच्चे नहीं, जिंदा टाइम बम बन चुके हैं। इससे पहले आतंकी संगठन ISIS बच्चों को आतंकी बनने की ट्रेनिंग देता था, बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाता था, लेकिन अब यह काम जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में खुलेआम कर रहा है। याद कीजिए ये तस्वीरें 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी स्कूल में घुसकर आतंकियों ने करीब 150 बच्चों को बेरहमी से भून दिया था। वो बच्चे किसी जंग का हिस्सा नहीं थे, वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे, वो सिर्फ पढ़ने गए थे। लेकिन आज उसी पाकिस्तान में बच्चों को टाइम बम बनना सिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में पिछले साल जगह जगह हुए बम धमाकों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें आम नागरिक, सेना के जवान और पुलिस के जवान शामिल हैं। लेकिन वो पाकिस्तान अब भी नहीं सुधर रहा। शहबाज और मुनीर ने जैश के इस आतंकी कैंप के वीडियो पर आंखें मूंद ली हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि यही तो पाकिस्तान का असली कैरेक्टर है। वरना इतिहास गवाह है, जो देश अपने बच्चों को मौत की ट्रेनिंग देता है, वो देश खुद इतिहास में दफन हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सोचिए, पाकिस्तान के बाद अगली खबर क्या दिखा सकते हैं आपको? बांग्लादेश। हालात लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंदाज अलग है। बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नया नरकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान पहले से ही हिंदुओं के लिए पुराना नरकिस्तान था, अब उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए कट्टर बन चुका है बांग्लादेश। हिंदुओं पर जुल्म खुलेआम हो रहे हैं, कत्लेआम किया जा रहा है। 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या की गई है। बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने के लिए डर का माहौल है। अल्पसंख्यक हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब तो अति है। और नकली शांति दूत मोहम्मद यूनुस ये सब देखकर चुप है। हालांकि उनकी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली अभी बंगाल में है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भारत का दिल है। सत्ता की कुर्सी से चिपके रहने के लिए किसी निर्दयी सम्राट की तरह बिल्कुल शांत हो गए मोहम्मद यूनुस। ये रिपोर्ट देखें। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हो गई। नाम है शरद चक्रवर्ती मणि। उम्र 40 वर्ष, पेशे से दुकानदार, और गलती सिर्फ ये कि उन्होंने साहस दिखाते हुए बांग्लादेश में कट्टरता का सच खुलकर सोशल मीडिया पर लिख दिया। अपने इलाके नरसिंदी जिले को मौत की घाटी कहकर डर जाहिर किया। यही बात कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी और उन्होंने शरद चक्रवर्ती मणि को मौत दे दी। बांग्लादेश में 5 जनवरी को एक नहीं 2 हिंदुओं की हत्या की गई थी। दूसरे हिंदू का नाम राणा प्रताप बैरागी है। बांग्लादेश में मोनीरामपुर के रहने वाले थे, आइस फैक्ट्री के मालिक थे। 3 बाइक सवारों ने उन्हें सिर में गोली मारी और फरार हो गए। शरद चक्रवर्ती, राणा प्रताप बैरागी के अलावा 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास, 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र बिस्वास, 24 दिसंबर को अमृत मंडल और 19 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मार दिया। बीते 18 दिनों में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं का कत्ल किया गया। यूनुस राज में बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नया नर्क बन गया और कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के बजाय, इसे मजहबी उन्माद मानने के बजाय, मोहम्मद यूनुस ने अपराध की घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, मानवाधिकार और सभी धर्म के लोगों की भलाई की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वहां रहने वाले हिंदुओं के साथ कैसी ज्यादती हो रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टॉर्चर करने की गति अगस्त 2024 से तेज है, जब वहां शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और मोहम्मद यूनुस को सत्ता की कमान सौंपी गई थी। ये सोचकर कि वो देश का उद्धार करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन तब से लेकर अब तक हिंदुओं में डर का तापमान बढ़ता गया। अगस्त 2024 से जून 2025 तक हिंदुओं के खिलाफ 2442 हमले दर्ज हुए। इनमें हत्याएं, यौन शोषण,
मंदिरों पर अटैक शामिल है। वर्ष 2025 में 11 हिंदुओं की हत्या का दावा किया गया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद 23 हिंदुओं की हत्या की गई। वर्ष 2025 के शुरुआती 6 महीनों में 258 हमले हुए और 59 मंदिरों को टारगेट किया गया। नगर शत्रुओं की, हो सकता है आपने इससे पहले नगर शत्रु के बारे में ना सुना हो। हाँ, नाम तो नया लग रहा है। इस शब्द को सुनकर आप हैरान हो रहे हो, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में यह नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे यह नाम कैसे बहुत बदनाम कर देगा, यह समझिए। देखिए क्या है मामला, ध्यान से देखिए। क्योंकि सड़कों पर पान गुटखा या तंबाकू खाकर इधर उधर थूकने वाले अब नगर शत्रु कहलाएंगे। मां, बात तो सही है। साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए पटना नगर निगम ने नगर शत्रु वाला यह अनोखा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। गंदगी फैलाने वालों की तस्वीर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। यानी गंदगी फैलाने वालों की हरकत को पूरा शहर देखेगा। ये वो लोग होंगे जो सड़क पर खुलेआम पान की पीक मारते पकड़े जाएंगे, खुले में कूड़ा फेंकते देखे जाएंगे, या किसी दूसरे तरीके से सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाएंगे। गाड़ी के बाहर कचरा फेंक देते ना लोग। पटना नगर की ओर से इसके लिए सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। शहर के अहम ठिकानों पर लगे 3000 कैमरों से नजर रखी जाएगी। इसी फुटेज से गंदगी फैलाने वालों की पहचान होगी। इसके लिए पटना नगर निगम ने कई टीमें बनाई हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें रेड कार्ड दिया जाएगा। हालांकि रेड कार्ड के बाद मैदान से बाहर हो जाता है प्लेयर। उन्हें नगर शत्रु कहा जाएगा। साथ ही उनकी तस्वीर चौराहों पर लगेगी। इस तस्वीर के साथ नाम और पता लिखा जाएगा। नगर शत्रुओं पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले नगर शत्रु कहलाएंगे। नगर शत्रुओं से नगर निगम की टीम जुर्माना तो वसूल करेगी ही, उन्हें नगर शत्रु की श्रेणी में भी रखा जाएगा। शहर के 400 से ज़्यादा जगहों पर 3000 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं और इन्हीं कैमरों से नगर शत्रुओं की पहचान की जा रही है। पहले तो सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से नगर निगम की टीम 500 रुपये का जुर्माना वसूल करेगी और साथ ही उनकी तस्वीर और वीडियो शहर में जो डिस्प्ले स्क्रीन लगे हैं उन पर प्रदर्शित की जाएगी, यानी नेमिंग शेमिंग कराई जाएगी। आपको एक दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं जो राजस्थान के कोटा से आया है। इस वीडियो में एक शख्स दीवार के उस होल में फंसा है जहां एग्जॉस्ट फैन लगाया जाना था। इस आदमी का आधा हिस्सा दीवार में अटका है और सीढ़ियों के साथ खिड़की पर चढ़कर कुछ लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस शख्स को होल से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन बहुत से लोग सोच रहे होंगे आखिर इस आदमी के साथ हुआ क्या था और ये उस होल में फंसा कैसे। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो के पीछे की दिलचस्प कहानी देखें। असल में जिस शख्स को एग्जॉस्ट फैन के लिए बने होल से निकाला जा रहा है वो एक चोर है जो चोरी करने के इरादे से इस घर में घुस रहा था, लेकिन होल में ही अटक गया। और अब टॉप 9 खबरें। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारा मामले में जेएनयू प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है। जेएनयू ने साफ कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन उसके नाम पर हिंसा, कानून तोड़ने या देश विरोधी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी सामने आए हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि इस मामले में सरकार सभी तरह की जांच के लिए तैयार है और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि एसआईआर के लिए आयोग बीजेपी आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। ममता ने इसे गैरकानूनी, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि लोगों के लिए कार स्टेटस सिंबल बन गई है। लोग साइकिल का इस्तेमाल बंद करने के बाद कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा है कि सिर्फ पराली जलाने को ही वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ठहराना सही नहीं है। इंदौर में जहरीले पानी से मौत
की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि गंदे पानी से मौत के चलते देश भर में इंदौर की छवि को नुकसान पहुंचा है। अदालत ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को हाजिर होने का निर्देश भी दिया है। देश के नेशनल हाईवेज पर कमजोर मोबाइल नेटवर्क को लेकर एनएचएआई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और टीआरएआई से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एनएचएआई के आकलन के अनुसार लगभग 1750 किलोमीटर के हाईवे नेटवर्क में 424 ऐसी जगह हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तमिलनाडु के थिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास दीप जलाने का फैसला मद्रास हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने बरकरार रखा है। स्टालिन सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए दीप जलाने के लिए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। बेंच ने डीएम की सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून और व्यवस्था का मुद्दा एक काल्पनिक भूत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। कलमाड़ी को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली है। ट्रंप ने वेनेजुएला में हुई कार्रवाई पर थोड़ी देर पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में हमले में कई क्यूबा के सैनिक भी मारे गए थे। क्यूबा के सैनिक बहादुरों की सुरक्षा में तैनात थे। ट्रंप ने इसके साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका ने साबित किया है कि उसकी सैन्य शक्ति पृथ्वी पर सबसे अधिक है।